बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ही क्या, सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल के पार्ट, सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। सेल थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेल है क्या। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल जो है वो एक बिल्कुल छोटा यूनिट है। हम ऐसे कह रहे हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है वो हमारे जो लाइफ के जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है हमारी पूरी बॉडी का, हमारे किसी भी ऑर्गन का, वो सब जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे सेल पे डिपेंड करता है। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक। मतलब सेल जो हैं वो सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम लोग उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं, हम सेल का व्यू ले लें। फर्स्ट व्यू टू सेल्स के पहली बार सेल देखा किसने उसको सेल नेम दिया, किसने उसको डिस्कवर किया। तो इसमें जो है वो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, मतलब एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब हम एक लकड़ी का टुकड़ा कह लें, कॉर्क हम लोग उसे कहते हैं। जैसे हमारे पास वाइन की बॉटल्स आती हैं अल्कोहल वगैरह की, तो उसके ऊपर जो है वो एक लकड़ी का ढक्कन दिया होता है, इसी को ही हम लोग कॉर्क कहते हैं। ये भी डेड प्लांट का होता है, एक डेड प्लांट में से इसको बनाया गया होता है। तो उसने डेड प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन किया, जो कि 1610 में गैलीलियो ने जो है वो इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप। जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने जो है वो स्मॉल बॉक्सेस देखे, मतलब रो ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस, मतलब एक खाली जो है वो डब्बे बने हुए थे उसमें, जिसको उसने जो है वो टर्म दे दिया सेल। या फिर आप इसे ऐसे कह लें जैसे क्या कहते हैं उनका, मक्खियों, हनी बी का जो है वो होती है, मक्खियों का जो छत्ता होता है, आप उसको मतलब इससे क्या कहते हैं कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सेल थ्योरी की स्टार्टिंग किसने की, सेल थ्योरी की बुनियाद जो है वो शेल्डन और शिवान ने की थी। कि अब इसमें कह रहा है कि in 1838 a German botanist named Matthias Sheldon concluded that all plants were made of cells। मतलब जो है हमारा जो मैथियस शेल्डन थे वो हमारे बॉटनिस्ट थे। तो उन बॉटनिस्ट जो है वो बोला कि जो कंप्लीट प्लांट्स हैं वो हमारे सेल के बने हुए हैं। फिर वहीं पर ही हमारे थियोडर शिवान थे 1839 में, जो जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं। फिर उसके बाद जो है वो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स दिए गए, कि जिसमें जो ये बोला कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो भी कंप्लीट जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। और क्या कहते हैं, सेल वो, और सेल जो है एक जानदार का बेसिक यूनिट है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का। और नंबर 3 है सेल्स कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल जो है वो पहले ही, मतलब क्या कहते हैं, एक पहले ही सेल मौजूद था, उसमें से डिवाइड होकर उसमें से जो है वो सेल वजूद में आया है। उसके बाद फिर ये सेल साइजेस हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, मतलब जो क्या कहते हैं विड्थ में ज़्यादा है, जो हाइट में ज़्यादा है, वो जिराफ का नर्व सेल है। और जो बिगेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिए गए हैं। प्लांट सेल दिया गया है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन का सेल दिया गया है, क्लैमिडोमोनास का है, HIV एड्स वायरस का है, पोलियो वायरस का है, DNA मॉलिक्यूल दिया गया है, बैक्टीरियोफेज है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड सेल है, न्यूरॉन सेल बॉडी है। ये कंप्लीट जो है ये सेल्स के, मतलब इसमें सेल्स की साइजेस, सेल्स के डायमीटर वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद सेल डाइवर्सिटी, मतलब उसकी जो अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कि एक सेल में मेन पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। वो है, एक तो है न्यूक्लियस जो कंटेंट्स DNA विच डायरेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब जो DNA कंटेंट करता है, जो एक्टिविटी ऑफ सेल को मतलब डायरेक्ट करता है, एक्टिविटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल कंपोनेंट दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस इन द सेल। हर ऑर्गेनल का अपना अपना काम होता है सेल के अंदर। कोई हर एक ऑर्गेनल कोई खाना बना रहा होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू,
कोई एक्सक्रीशन कर रहा होता है, जैसे लाइसोसोम हो गया, कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसीलिए इस तरह से हर ऑर्गेनेल का अपना अपना काम होता है। उसके बाद यूकैरियोट सेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेन करते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियाई भी नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेल्स। एक होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेल्स होते हैं और एक जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। अब हमारे पास सिंपल सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं जो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स, मतलब जिन्हें फर्स्ट सेल्स कहा जाता है, मतलब जो कि बिल्कुल पहले दुनिया के पहले तरीन सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है। और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल, मतलब ये बिल्कुल सिंपल होते हैं और हमेशा ये सिंगल होते हैं, हमेशा सिंगल रहते हैं, और इनके पास सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब इनके पास कोई मतलब स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, सिर्फ ये क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड में मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसमें इनके हर पार्ट मतलब इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी वहीं पर ही लाया करते हैं। उसके बाद यूकैरियोट्स हैं सेल्स दैट हैव अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोट्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं। उसमें कौन कौन आ जाते हैं, प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब जो है वो यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। अब जो यूकैरियोट्स हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स, वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास 3 सेल स्ट्रक्चर्स, बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म विद ऑर्गेनल्स। मतलब उसके पास साइटोप्लाज्म तो होगा लेकिन उसके मतलब ऑर्गेनल्स भी लाजमी होंगे। यूकैरियोट की ये खासियत है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट ही ऑर्गेनल्स करते हैं। ओके, 2 मेन टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स के भी 2 टाइप्स हैं, वन इज़ प्लांट सेल एंड अदर इज़ एनिमल सेल। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स जो हैं वो वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मतलब पहले ही एक तो सेल माइक्रोस्कोपिक है, अब माइक्रोस्कोपिक के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फॉर अ सेल, वो सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और मतलब इसमें कह रहा है कि मे और may नॉट बी मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली होते हैं, एक तो होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, लेकिन सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स, यूकैरियोट सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। ओके, देन पार्ट्स ऑफ सेल्स। Each living cell carries out the task of taking food, transforming food into energy, गेटिंग rid of waste एंड रिप्रोड्यूसिंग। मतलब सेल जो है वो कौन कौन से टास्क कर सकता है, कौन कौन से फंक्शंस कर सकता है, उसमें यह है कि वो खाना हासिल करता है, अपनी खुराक लेता है और उसी खुराक को जो है वो एनर्जी में तब्दील करता है, और फिर जो उसमें से जो वेस्ट निकलते हैं उनको बाहर भी निकालता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। इसका मतलब है आगे डिवाइड भी होता है। मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स हैव 3 मेन कंपोनेंट्स। मतलब जो मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस। सेल वॉल भी इसमें आ जाती है जो कि प्लांट्स और अदर मतलब एनिमल्स में या ग्रीन अलजी फंजी में होती है, लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं होती। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स। अब हम ऐसे ऐसे करके इन वन बाय वन इन सब ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, सेल वॉल आ जाती है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, साइटोस्केलेटन आ जाता है, राइबोसोम्स आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाते हैं, गोल्जी एपरेटस आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, लाइसोसोम आ जाते हैं, पेरोक्सिसोम्स आ जाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडीज़, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सब जो है वो हमारे एक सेल के मतलब अंदर पाए जाते हैं। अब पहले हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में।
इट इज़ प्रोमिनेंट बॉडी इन मैनी सेल्स, मतलब ये जो है वो एक उभरा हुआ ऑर्गेनल है जो हर सेल में पाया जाता है। इसकी शेप जो है वो इरेगुलर या स्फेरिकल होती है। ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये जो है वो एनिमल सेल में तो सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो है वो साइड पे होता है। प्लांट सेल में वो साइड पे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैक्यूल। Then nucleus is composed of four parts: nuclear membrane, nucleolus, chromosomes, and nucleoplasm. Then first talk about nuclear membrane. Nuclear membrane, nucleus surrounding the nuclear membrane. nucleus के जो है वो surround nuclear membrane होती है. It also called nuclear envelope. It is composed of two membranes. और nuclear membrane जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप भी कहलाती है, मतलब हम उसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर बिल्कुल एनवेलप हुआ हुआ होता है, उसके अंदर बंद हुआ हुआ होता है। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मतलब जो है वो जुड़ी हुई होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट्स के साथ इनक्लोज होते हैं। द आउटर एंड इनर डिसकंटिन्यूइंग एट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। अब जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। अब इसमें ये न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये न्यूक्लियर पोर्स हैं ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब आप देखें कि हमारे पास सेल में जो है वो प्रोटीन्स वगैरह बनते करते हैं, या कोई ऐसा सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को ज़रूरत है, न्यूक्लियस में कोई ऐसी चीज़ बन रही हो जिसको साइटोप्लाज्म को ज़रूरत हो, तो उस मटेरियल का जो एक्सचेंज है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस उस न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो डार्कली स्ट्रैंड बॉडी विद इन न्यूक्लियस, मतलब ये डार्क बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड्री, मतलब इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के ऊपर। और जो न्यूक्लियस है वो बनाता और स्टोर करता है राइबोसोमल आरएनए को। मतलब राइबोसोमल आरएनए, अगर हमारे पास ये सवाल आ जाए कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता और स्टोर होता है, तो वो होगा न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं है, सिंपल न्यूक्लियस है, तो हम न्यूक्लियस करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास न्यूक्लियस ऑप्शन प्रेजेंट है तो हम जो है वो न्यूक्लियस ऑप्शन टिक करेंगे। These ribosomes are exported to cytoplasm through nuclear pores। वही बात आ गई, अब जैसे राइबोसोम्स बनते हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, तो वो साइटोप्लाज्म में फिर कैसे आएंगे? वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आएंगे। और फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियस जो है वो एक क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन करता है। दिस क्रोमेटिन इज चेंज इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है जब हमारे सेल में सेल डिवीजन हो रही हो। ईच क्रोमोसोम हैज़ टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन। अब क्रोमेटिड्स के पास जो है वो टू क्रोमेटिड्स होती हैं, टू आइडेंटिकल आर्म्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं सेंट्रोमेयर। मतलब सेंट्रोमेयर जो है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो ज्वाइंट होती हैं। द क्रोमेटिड आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे की कॉपी होती हैं। And all the individuals of the same species have constant numbers of chromosomes and remain constant after generation. इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है जस्ट लाइक ह्यूमन में 46 है, तो ये जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहता है, 46 ही रहता है हर ह्यूमन के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड के अंदर सॉल्युबल फ्लूइड बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। और और ये न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो प्रोटीन रिच होता है। मतलब जैसे ये कह लें कि ये न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। जैसे हमारे पास सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ओके, देन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस: कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, मतलब सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और जो पेरेंट्स से उनकी औलाद में, उनकी जनरेशन में जो करेक्टर जाएंगे, जो उनके हेरिडिटी जो उनको विरासत में मिले हुए होते हैं, उनको उनकी ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, 3 टाइप ऑफ आरएनएस जो है वो साइंथिसिस करता है: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड
mtRNA. These RNAs are involved in the synthesis of proteins, और यही RNAs जो है वो प्रोटीन को बनाने में काम आते हैं. इन्हीं RNAs के थ्रू जो है वो हमारी ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है. इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगी कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है. उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ RNAs को देख लेते हैं. हमारे पास जो पहला मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA जो है वो messenger RNA is RNA that carries information from DNA to the ribosome sites of proteins and in the cell. मतलब ये जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करके जाता है, मतलब DNA से. अब हमारे पास न्यूक्लियस में DNA है, वहाँ से मैसेंजर RNA मैसेज कैरी करेगा, इंफॉर्मेशन कैरी करेगा और जाएगा राइबोसोम्स के पास, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी सेल के अंदर. उसके बाद ट्रांसफ़र RNA जो है ये स्मॉल RNA होता है जिसमें 74 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि कैरी करता है अमाइनो एसिड को. मतलब अमाइनो एसिड को लेकर जाता है कहाँ पे, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही हो. मतलब ये अमाइनो एसिड की लोकेशन बताता है कि अमाइनो एसिड को अब कहाँ लेकर जाना है, कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, कहाँ पे किस अमाइनो एसिड की ज़रूरत है. ये सब ट्रांसफ़र RNA का काम है. उसके बाद राइबोसोमल RNA, ये कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स है. राइबोसोमल RNA इज़ आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे प्रोटीन बन रहा होता है. राइबोसोमल RNA जो है वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं.